Animal diversity 1. Students, today we will discuss about the animal-like protist that includes the protozoans, life within a single plasmamembrane, symbiotic lifestyles, protozoan taxonomy, pseudopodia, amoeboid locomotion, cilia and other pellicular structures, nutrition, genetic control, reproduction, symbiotic ciliates, and further phylogenetic considerations. Where are your roots? The fossil record indicates that protist and animal phyla exist in Cambrian period, that is 550 million years ago back, and belongs to Archaea, domain Archaea. Basically, our all animals and all protists were present 550 million years ago back, मतलब 550 मिलियन साल पहले ये एनिमल्स मौजूद थे, ये प्रोटिस्ट मौजूद थे, जो कि कैम्ब्रियन पीरियड उस वक्त चल रहा था। अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये सारे एनिमल सारे प्रोटिस्ट उस वक्त मौजूद थे, लेकिन इनके दरमियान जो आज से लेकर कैम्ब्रियन पीरियड तक जो फॉसिल एविडेंस है उसको सारे फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सो आप इसकी एवोल्यूशनरी पाथवे आप इसका इंडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन ये डेफिनेटली श्योर है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं प्रोटिस्ट या एनिमल्स ये सारे आर्चिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये सारे यूकैरियोट्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करते हैं साइंटिस्ट के, ये यूकैरियोट्स बने कैसे। दैट इज एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी इज दैट एनिमल्स organisms first they live lonely, then few large organisms started to eat the smaller organisms. It's natural, but the problem is that when they eat the smaller organisms, then बजाय इसके कि वो उसको डाइजेस्ट करते, उन्होंने उसको अपनी ज़िंदगी में अपनी बॉडी के अंदर रिजाइड करना शुरू कर दिया, और जितने भी वो फंक्शंस अपनी ज़ात के लिए परफॉर्म करते थे उन्होंने उसको अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसने क्या किया कि दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर आकर उसके लिए रेस्पायर करना शुरू किया। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट एक बिल्कुल इंडिविजुअल है, कंप्लीट इंडिविजुअल, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था, उसने बॉडी के अंदर आके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली बन गई, दैट इज क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ दिस प्रोटिस्टा, सो प्रोटिस्टा बेसिकली एक ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर 7 किंगडम्स और 45 फाइलाज हैं। अब एनिमल्स को अगर हम देखें, इन ऑर्गेनिजम्स को देखें, तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इवन इसमें कुछ ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं, प्लांट लाइक अपनी फूड खुद बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि एनिमल लाइक हैं, अपनी फूड दूसरों से लेते हैं, हेट्रोट्रॉफिक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनका ओरिजिन सेम है, दे मे बी पॉलीफाइलेटिक, लेकिन फिर वही कि एविडेंस, कंप्लीट एविडेंस हमारे पास नहीं है, फॉसिल एविडेंस, जिसकी वजह से हम इसको पॉलीफाइलेटिक मानते हैं, अदरवाइज इसने मोनोफाइलेटिक ही होना है, क्योंकि सब ओरिजिनेट हुए हैं आर्चिया से। नाउ हेयर आर द प्रोटोजोन्स। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो तो यहाँ पे आपको यूक्लिना नजर आ रहा है, आपको वॉलवॉक्स नजर आ रहा है, डायनोफ्लैजिलेट्स नजर आ रहे हैं, अमीबा नजर आ रहा है। हेयर आर सम लाइफ विद इन अ सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली प्रोटोजोन्स आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर। सो जितने भी फंक्शंस हैं वो उनकी अपनी सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर होनी है। देखने को तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये दूसरे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी रिप्रोडक्शन, अपनी गैसियस एक्सचेंज, अपनी न्यूट्रिशन, अपना एक्सक्रीशन, अपना वेस्ट, अपना वाटर बैलेंस, वाटर सॉल्ट बैलेंस, लोकोमोशन, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने सिंगल सेल में परफॉर्म करनी है। समटाइम कॉलोनी बनाते हैं और सिंपल होते हैं, लेकिन समटाइम ये बिल्कुल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह दिखते हैं। नाउ हियर इज अ कॉलोनी। तो आप इसको देख सकते हो जैसे एक फूल है, हालांकि ये फूल नहीं है, ये ढेर सारे प्रोटोजोन्स हैं जो इकट्ठे होकर कॉलोनी बना रहे हैं। मेंटेनिंग होमोस्टेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल पेलिकल इज बेसिकली द आउटर स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द एनिमल, और इट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड टफ स्ट्रक्चर just underlies the plasma membrane of many protozoans that maintain the shape, just like this. If that is organism and it has a specific shape, that is because of pellicle. और यहाँ पे आप देखो तो पेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है, काल्की ऑपरेटस नजर आ रहा है,
देन माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, फूड वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं वो सारे एक सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। देन लोकोमोशन इन द प्रोटोजोन्स, दैट इज बिकॉज ऑफ टू cytoplasm regions. Cytoplasm is divided into two regions, ectoplasm and endoplasm. The cytoplasm just beneath the plasma membrane is very clear and less viscous, so that is ectoplasm. Endoplasm is more fluid like and more granular, and that is inside, just below the ectoplasm. And they locomote by the conversion of ectoplasm into endoplasm and endoplasm into ectoplasm in a conveyor belt fashion. Here you can see in this diagram that cytoplasm is there. Water regulation. Water regulation, basically these organisms are freshwater living, so they are isotonic. It means that they maintain their water and salt balance just according to their environment, and they have the contractile vacuole. Basically ऐसे होता है कि पानी के साथ इनकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है, सो वाटर जितना आ रहा है उतना जा रहा है, लेकिन फ्रेश वाटर जो होते हैं वो अपने अंदर बाज़-औक़ात उनके अंदर ज़्यादा पानी आ जाता है, तो उन्होंने कंट्रक्टाइल वैक्यूल रखे हुए होते हैं ऑर्गेनेलीज, जिससे पानी को बाहर फेंका जाता है। अब कंट्रक्टाइल वैक्यूल एनिमल्स के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर परमानेंट भी होते हैं और कुछ के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स को मिला के एक बड़ा कंट्रक्टाइल वैक्यूल भी बनाया जाता है। इसी की वजह से ये अपना वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करते हैं। अब ये मेंटेन कैसे करते हैं, इसमें कुछ माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो कि उसकी कंट्रक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं और फिर वो मूव करते हैं फूड को। हेयर इज अ कंट्रक्टाइल वैक्यूल। अब ये देखो माइक्रोफिलामेंट्स कंट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर ये पानी को बाहर निकालेगा। एक स्टार शेप है। फूड इनटेक बाय द एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, दोनों तरीके से फूड एंडोसाइटोसिस के जरिए लेगा, एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर भेजेगा। अब इसमें कुछ के अंदर ऐसे होता है कि ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ सेप्रोजोइक हैं, डेड लिविंग, और कुछ हेटरोट्रॉफिक प्रोटोजोन्स। सीलिएट्स यूटिलाइज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ciliary action direct food from the environment into buccal cavity. अगर हम एक पैरामीशियम को देखें तो वो अपनी फूड को लेता है माउथ में, देन बकल कैविटी, देन साइटोफेरेंक्स, साइटोसोम, साइटोफेरेंक्स, और उससे फूड पिंच ऑफ होके एक वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ये वैक्यूल जाएगा साइटोप्लाज्म में और उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, पानी को एसिडिफाइड किया जाता है, फिर अल्कलाइन मीडियम में लेके जाया जाता है और फिर उस पर एंजाइम एक्ट करेंगे। देन जो न्यूट्रिएंट्स हो गए वो अब्जॉर्ब होंगे साइटोप्लाज्म में और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो साइटोपाज में रिलीज कर दिया जाएगा। फेगोसाइटोसिस, नॉर्मल एंड इजेक्शन वैक्यूल्स बाय द साइटोपाज। हियर इज द डायग्राम। फूड आ रहा है, देन उसको साइटोसोम से बकल कैविटी, देन फेरेंक्स, फिर एसिडिक बना दिया, देन उसको अल्कली बना दिया, उसके बाद फिर उसमें एंजाइमेटिक एक्शन होगा, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होगी और फिर उसको बाहर निकाल लिया जाएगा साइटोपाज के जरिए। नाउ गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। बेसिकली all protozoans have the large surface area to volume ratio. It means कि इनके जितना भी बॉडी का वॉल्यूम है उसमें सारी सरफेस एक्सपोज होती है एनवायरनमेंट के साथ। तो जितना ज़्यादा आपकी आउटर मेम्ब्रेन या आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लार्ज होगी उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा आप इन्वायरमेंट के साथ ईजिली चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हो। So protozoans have the high surface area to volume ratio and they they utilize this surface for gaseous exchange for excretion. Gaseous exchange क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जितनी भी पानी के अंदर है उसको सारी इनटेक करेंगे अपनी बॉडी में ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन जितनी भी उसकी कंजम्पशन है उसको इस्तेमाल कर लेंगे। दैन कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसको उठा के ये सरफेस एरिया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए ही इन्वायरमेंट में डिफ्यूजन के जरिए पास आउट कर देंगे। सो डिफ्यूजन इज द मेन प्रोसेस, डिफ्यूजन। दैन एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म
अमोनिया बनता है और ये भी डिफ्यूजन के जरिए ही जाता है। हियर इज अ डायग्राम, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस्तेमाल हो रही है। Then reproduction they involve both sexual and asexual reproduction. Asexual reproduction involve the binary fission, budding, multiple fission. Binary fission में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो जाता है। अब ये ट्रांसफर भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ट्रांसफर भी हो सकती है। इसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे, साइटोप्लाज्म पूरा डिवाइड होगा, ऑर्गेनेली सारी डिवाइड होंगी, पूरे का पूरा जो एनिमल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। देन बडिंग में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस बनता है और वो एनिमल की एक छोटी सी साइड पर जाके आउटग्रोथ बना देता है। वो आउटग्रोथ बहुत बड़ी हो जाती है और बाद में डिटैच हो जाती है। कभी आप देखो अदरक, कभी अदरक देखी है, उसमें एक अदरक का मेन होता है और उसमें साइड पे बर्ड्स निकले हुए होते हैं। साइड पे वो जो बर्ड्स निकले हुए होते हैं वही बडिंग है और बाद में वो सेपरेट हो जाता है और पेरेंट सेल या अटैच रहता है या समटाइम सेपरेट हो जाता है। मल्टीपल फिशन और शाइदोगोनी, इसमें क्या होता है कि सेल्स एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है। बाद में क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं उस वक्त हर न्यूक्लियस के गिर्द साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज बन जाती हैं और वो आउटर मेम्ब्रेन फटेगी और ऑर्गेनिज्म में नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, ट्रांसफर, बाइनरी फिशन फर्स्ट, उसके बाद उसको 2 में डिवाइड किया और यहाँ पे आप देखो तो छोटा सा न्यूक्लियस और छोटी छोटी ऑर्गेनिजम्स हो गए। पैरामीशियम के अंदर ये है। Then Schizogony, parent cell, then they have the cyst, nuclear division, many nuclei contain the cyst. बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस एक सेल के अंदर चले जाते हैं। बाद में जब बहुत ज़्यादा कोई फेवरेबल कंडीशन आई तब हर न्यूक्लियस के गिरे ऑर्गेनिज्म बनता है और ये डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज मल्टीपल फिशन और शाइजोगोनी, एंड विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अमीबा, in protozoans. Sexual reproduction, that involves the sexes, the male and female sexes. Sexual reproduction requires the gametes, the macrogametes, the microgametes, and then these gametes just joined to form a complete individual. Basically organisms मेच्योर सेक्सुअली, दैट इज हैप्लाइड। फिर उसके बाद जब वो मिलते हैं माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, फिर उनके अंदर दोबारा से ऑर्गेनिज्म बनते हैं और आपको नया नया ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं। यहाँ पे सिलियड्स के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट होती है जिसको कंजुगेशन कहते हैं। आप यहाँ पे देखो मियोसिस और माइटोसिस सारा कुछ है इसके अंदर। माइक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस, इसमें अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद फिर उनकी डिवीजन स्टार्ट होती है और फिर इनकी डिवीजन आपस में न्यूक्लियस मिलते हैं और नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। बेसिकली अपने ट्रांसफर करते हैं न्यूक्लियस मटेरियल। देन सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल, सिम्बियोसिस बेसिकली ऐसे होता है कि 2 ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में एसोसिएशन होती है। अब ये ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल, एक एनिमल और एक प्लांट और एक फंजाई, एक प्लांट और एक बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। सिम्बियोसिस बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं, उसमें पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, 3 टाइप्स की हैं। पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म। सिम्बियोसिस उसकी दूसरी है। पैरासिटिज्म में ऐसे होता है कि एक होस्ट होता है और एक उसका पैरासाइट होता है। होस्ट वो होता है जो रेजिडेंस देता है, जो सपोर्ट देता है, न्यूट्रिशन देता है, और पैरासाइट वो होता है जो सिर्फ उससे बेनिफिट लेता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। इसमें एक होस्ट जो है वो नुकसान में होगा, पैरासाइट जो है वो बेनिफिट के अंदर होगा। पैरासाइट्स बेसिकली 2 तरह या होस्ट 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेट होस्ट वो होगा जिसमें जो पैरासाइट है वो अपनी सेक्सुअल स्टेजेस गुजारेगा, और इंटरमीडिएट होस्ट वो होगा जिसमें वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और दोबारा अपने आप को ग्रो करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा। देन कमेंसलिज्म में ऐसे होता है कि एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान।
मीन अगर मेरे साथ कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है और उसको मेरे से फ़ायदा हो रहा है, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम कमेंसलिज्म में हैं। देन म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर्स बेनिफिट्स के अंदर होते हैं। मतलब अगर मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड रह रही है, वो मुझे अपनी सपोर्ट देती है, मैं उसको अपनी सपोर्ट देती हूँ, तो दोनों म्यूचुअलिज्म है। लेकिन ये ऐसे होता नहीं है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉम्बिनेशन होता है। Here the diagram, parasitism, one organism live on another called the host, and host is harmed but usually survives. जैसे अगर मेरे पास कोई कीड़ा है इंटेस्टाइन में, वो मुझे नुकसान दे रहा है, तो फिर भी मैं जिंदा रहूंगी, जैसे पेट के कीड़े होते हैं। देन कमेंसलिज्म में वन ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिट एंड द अदर नीदर बेनिफिट्स नॉर हार्म्ड। म्यूचुअलिज्म, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम द रिलेशनशिप, एग्जाम्पल एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। Here is the diagram, protozoan in termites intestines. Protozoa reduce cellulose enzymes to digest cellulose. Termites provide food and shelter. टर्माइट कभी भी उस प्रोटोजोन के बगैर लकड़ी को हजम नहीं कर सकती, और वो प्रोटोजोन कभी भी टर्माइट के बगैर अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता। सो दे आर कमेंसलिज्म, सॉरी देयर इज म्यूचुअलिज्म। थैंक